दोस्तों इस वीडियो में हम लोग LTTS के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली कंपनी के Q4 के नंबर आउट हो चुके हैं। तो नंबर तो देखना इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और अगर इस कंपनी के बारे में मैं बात करूं तो इंडिया की बहुत बड़ी ये कंपनी है, बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इंडिया की इंजीनियरिंग प्लस AI कंपनी इसको बोला जाता है। तो इंडिया के साथ साथ इसका ग्लोबली भी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और कंपनी के नंबर को हम लोग ब्रेकअप वाइज देखेंगे कि कंपनी ने किस तरीके से रेवेन्यू यहाँ पे क्रिएट किया है और कौन से नए प्रोजेक्ट यहाँ पे विन किए हैं, जिससे हम लोगों को कंपनी के बारे में समझने में और भी आसानी यहाँ पे होने वाली है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ना, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो LTTS है ना, ये L&T ग्रुप का ही पार्ट है। L&T मतलब जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसी की ये पार्ट है और एक बहुत बड़ी जायंट है। ये कंपनी भी एक लार्ज कैप कैटेगरी में कंपनी आती है और कंपनी जो है इंजीनियरिंग प्लस टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ग्लोबली। इसके पास 23,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं इस कंपनी में। और ये कंपनी क्या करती है, तो ये डिजाइनिंग करती है, डेवलपिंग भी करती है, टेस्टिंग वगैरह भी करती है। जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होते हैं उसका टेस्टिंग भी करना, प्रोसेस करना, कैसे उसको प्रोसेस में लेके आना, सारे काम A to Z सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। और जो फॉर्च्यून कंपनी है ना, फॉर्च्यून 500, उसमें से 69 कंपनी को तो ये अपनी सर्विसेज वगैरह देती है। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ऑटोमोबाइल में भी है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी है, टेलीकॉम में भी है, एनर्जी सेक्टर में भी है। हर तरफ ये कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। और ये कंपनी इंडिया की एक उभरती हुई कंपनी इसको बताया जाता है, ग्रोइंग कंपनी बताया जाता है, क्योंकि ये कंपनी AI प्लस इंजीनियरिंग दोनों में काम करती है। तो अभी इसको EI कंपनी बोला जाता है, इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस कंपनी इसको बोला जाता है। 22 ग्लोबल डिजाइन सेंटर है इसके पास और 98 इनोवेशन लैब्स है इस कंपनी के पास। अभी रिसेंटली कंपनी के जो Q4 के नंबर थे वो आउट हो चुके हैं। तो पहले मैं आपको नंबर दिखा देता हूं, उसके बाद कंपनी के जो नंबर को ब्रेकअप वाइज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कौन से सेगमेंट से कंपनी ने कितना रेवेन्यू यहाँ पे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले क्वार्टरली वाइज अगर आप देखोगे तो अभी 2,913 करोड़ का रेवेन्यू अभी कंपनी ने रिपोर्ट किया है 26 में, Q4 में। और इसको क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखें ना तो 3% की ग्रोथ है। ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर में जो आपको ये दिख रहा है 3.29, ये क्वार्टरली बेसिस इसकी जंप देखी जा रही है कि 3% से इसने क्वार्टरली जंप लगाया। प्रॉफिट में अगर हम देखें तो 333 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बेसिकली इसने यहाँ पे रिपोर्ट किया, जो कि 9 से 10% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है क्वार्टरली बेसिस। तो क्वार्टरली बेसिस अगर मैं कहूँ तो कंपनी के नंबर यहाँ पे सही देखने को मिल रहे हैं। और इसको अगर हम लोग ईयरली बेसिस भी देखें तो लगभग 11,200 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है पूरे साल में, जो कि 13% की ग्रोथ दिखाता है। वैसे तो 20% अबव जो कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट करती है उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है और प्लस जो ग्लोबली जितना अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है, देखिए सबसे बड़ा सेटबैक इंडिया को पता कब लगा, जब यूएस ने टैरिफ इंडिया पे इंपोज किया है ना। जब से टैरिफ इंपोज किया है वो सबसे बड़ा सेटबैक लगा इंडिया को, इंडियन कंपनीज को लेके। और जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है इंडियन कंपनीज का उसको बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। और उसके बाद अभी रिसेंटली ये जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है वो, तो ये दो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वजह से तो कंपनी काफी पहले से काम कर रही है ना। अगर आप देखोगे 22 में भी था, फिर उसके बाद देखिए 34% की ग्रोथ आई थी 22 से 23 में। उसके बाद देखिए 10% की ग्रोथ 24 में, फिर उसके बाद 25 में गिरावट हुई जब से यूएस में जब ट्रंप आए हैं तब से, और अभी वापस इस कंपनी ने रिकवरी स्टार्ट कर दी है। तो 3% 3.3% की ग्रोथ इसकी आई है प्रॉफिट में, जो कि 1200 करोड़ 1230 करोड़ बन रही है। और ईयरली बेसिस अगर हम देखें तो 11,200 करोड़ का इसका रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है। तो इतने चैलेंजिंग में भी कंपनी ने अपने नंबर्स में जंप दिखाया, ये यहाँ पे एक बड़ी बात है। यहाँ पे आप ये देखिए कि कंपनी ने जो Q4 में नंबर रिपोर्ट किए हैं उसमें कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा इसका जो है रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ये सस्टेनेबिलिटी से पैसा कमा रही है। एनर्जी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, यहाँ पे 11% की ग्रोथ आई है। 36% का रेवेन्यू तो सिर्फ इसको इसी सेक्टर से इस बार इसने क्रिएट किया है। और मोबिलिटी जिसमें ऑटोमोबाइल एरोस्पेस हो गया, 32% का रेवेन्यू यहाँ पर है। और जो टेक हो गया, टेलीकॉम हाई टेक, यहाँ से भी 32% का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो मेजरली इसका जो ज़्यादा मार्केट शेयर जो बन रहा है, ज़्यादा इसको ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर से ही इसको यहाँ पे ये कंपनी पैसा कमा रही है। और अगर आप इसके रेवेन्यू को ब्रेकअप वाइज देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है अभी भी,
बिगेस्ट मार्केट है, 60% से ज़्यादा रेवेन्यू तो इसका नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है। यूरोप से 18% है और इंडिया से सिर्फ 13% है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम देखें तो 8% देखने को मिल रहा है। क्लाइंट प्रोफाइल देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि एक क्लाइंट के ऊपर इस कंपनी की रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एक क्लाइंट के ऊपर, और वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। 417 क्लाइंट हैं इसके पास अभी तक ग्लोबली देखें तो, जिसमें से एक क्लाइंट तो इसको 50 मिलियन से ज़्यादा का डॉलर, यहाँ पे 50 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू देता है। 7 क्लाइंट है जो 30 मिलियन तक का रेवेन्यू देते हैं। तो अगर ये क्लाइंट गया तो कितना बड़ा झटका लग सकता है। और 190 क्लाइंट ऐसे हैं जो सिर्फ इसको 1 मिलियन का ऑर्डर देते हैं, रेवेन्यू वहां से आता है। 1 मिलियन तक का रेवेन्यू जो है इसको 190 क्लाइंट से आता है, और टॉप 10 कस्टमर से इसको 27% रेवेन्यू क्रिएट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे देखिए मेजर, यहाँ पे ये जो क्लाइंट है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका रिस्क है। यहाँ पे एक क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना, बट फिर भी ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी ने रिसेंटली जो प्रोजेक्ट विन किए हैं ना, उससे लग रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम पे अपने रेवेन्यू को, जो अपना जो क्लाइंट रिस्क है उसको यहाँ पे कम कर पाएगी। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंपनी के नए जो मेजर बिजनेस विन कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाओगे, सबसे पहले तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है एक ग्लोबल एनर्जी कंपनी के साथ, जहाँ पे ये लोग जो LTTS है वो डिजिटल एक्सपर्टीज सेंटर खोलने जा रही है इंडिया में, जिसमें 500 इंजीनियर जो है वो इंडिया के काम करने वाले हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, मतलब ये भी एक फैसिलिटी है फॉर अ नेक्स्ट जेन रिक्रिएशनल मरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग एक फैसिलिटी तैयार करने वाले हैं LTTS, जहाँ पर ये क्या करेगा, तो मरीन को जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो ये प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि उनके सॉफ्टवेयर हो गया, कैसे मरीन को इलेक्ट्रिफिकेशन बनाना है, कैसे AI का यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके का एक फैसिलिटी यहाँ पे तैयार होने जा रहा है, जो कि LTTS करने जा रही है। उसके बाद एक ऑयल एंड गैस कंपनी है, उसने पार्टनरशिप कर लिया है LTTS के साथ, और ये पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बिल्ड डिजिटल फाउंडेशन अक्रॉस ग्लोबल एसेट। जो ये ऑयल एंड गैस वाली कंपनी है ना, इसके जितने भी एसेट है उन सबको ये डिजिटलाइज कौन करेगा, LTTS करने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विन है कंपनी के लिए। उसके बाद LTTS ने ये भी बताया है कि ग्लोबल ऑटोमोटिव, एक बाहर की ग्लोबल कंपनी है, उसने OEM को LTTS को सेलेक्ट कर लिया है। उसके जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट्स हैं वो LTTS बनाने वाली है। फॉर अ प्लांट मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे होगा, और कनेक्टेड वर्चुअल फैक्ट्री प्रोग्राम भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करना है LTTS को। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक कार्गो कंपनी ने भी LTTS को सेलेक्ट किया है, जहाँ पे नेक्स्ट जेन एयर मोबिलिटी, जो कि लाइक ड्रोन वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे बनाने की बात हो रही है, और एरोस्पेस को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात हो रही है, और इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर बात हो रही है कि किस तरीके से इलेक्ट्रीफाई ये सारी चीज़ें हो जाए। तो ये एक कार्गो कंपनी है, उसके लिए LTTS सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करेगी। और भी है एक बहुत बड़ा विन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिकन एक कंपनी है जहाँ से इसका मेजर रेवेन्यू आता ही है, उसने भी इसको सेलेक्ट किया है। जितने भी इसके डेटा है ना उसको मॉडर्नाइज करने वाली है ये कंपनी, और उसके एसेट को मॉनिटर करेगी, सपोर्ट देगी कि सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिजिटलाइज हो जाए। तो काफ़ी बड़े विन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसका टोटल ऑर्डर बुक देखोगे, सो यहाँ पे आप देख पाओगे इस कंपनी के पास लगभग 855 मिलियन डॉलर का ऑर्डर है। टोटल इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखने को मिल रहा है, लगभग 8,000 करोड़ का ऑर्डर इसको मिला है। 40% का जंप इसको मिला है। और इस बार जो डिविडेंड इसने दिया ना, 40 रुपये का पर शेयर डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे अनाउंस किया है। और कंपनी के फ्यूचर प्लान भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। कंपनी का एक फ्यूचर प्लान है लक्ष्य 31। अब इसमें 5 ईयर ग्रोथ प्लान देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी ने बोला है कि ये कंपनी जो, जैसा कि मैंने बताया ना, इंजीनियरिंग AI इसको बोला जाता है, EI कंपनी बोला जाता है इसको, इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस कंपनी इसको बोला जाता है। और ये कंपनी प्रॉफिटेबल के ऊपर तो फोकस करेगी करेगी, मोबिलिटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, और टेक सेगमेंट में ये कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है आने वाले 5 साल में। टारगेट इनका ये है कि ये जो रेवेन्यू रहेगा इनका कैगर, अगर हम देखें तो 13 से 15% का टारगेट इन्होंने रखा है। और जो इनका EBITDA भी रहेगा, जो मार्जिन रहेगा, बहुत बड़ी बात है, 16 से 17% का मार्जिन ये टारगेट लेके चल रहे हैं। मतलब रेवेन्यू होने के बाद जितने भी कंपनी के सैलरी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो कंपनी का जो मार्जिन रहने वाला है वो लगभग 16 से 17% रहने वाला है। तो यहाँ पे भी काफ़ी मतलब टफ टारगेट इन्होंने रखा है, जिसको अगर ये मेंटेन करती है तो शेयर होल्डर को ये सारी चीज़ें पसंद भी आने वाली है। और डिविडेंड पे आउट अगर हम देखें ना, तो अभी तक इसने 48% तक का डिविडेंड पे आउट अभी तक दिया है 2026 में। तो ये कुछ लेटेस्ट कंपनी के जो हैं अपडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, वो लगभग कितना देखने को मिल रहा है, 37,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट एक्सप्लोर करती जा रही है, मार्केट भी बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि जिस सेगमेंट में देखिए अब ये सर्विस कंपनी नहीं रह गई है, अब ये इंटेलिजेंस कंपनी बन गई है, इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस कंपनी बन चुकी है यहाँ पे। और इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस का मार्केट बहुत बड़ा है, इसका टाइम अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मार्केट ये ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे इन्वेस्टर का अगर आप सेंटीमेंट देखोगे तो प्रमोटर को अपने कंपनी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंट है, इसलिए आप देख सकते हो 73% होल्डिंग उनकी है, और 3% के आसपास 3.86 फॉरेन वालों की है, 14% तो डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और पब्लिक की लगभग 7 से 8% की होल्डिंग इनकी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। और भी कुछ अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट कंपनी से रिलेटेड आती है तो मैं आपके सामने अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मुझे जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।